हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी दोस्तों, आज है 29 जून 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और चलिए बिना किसी डिले के आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो न्यूज़ है वो कहता है स्टिमुलस के बारे में। देखिए ये वर्ड आपने पहले भी काफ़ी सुना होगा। स्टिमुलस इंग्लिश का एक बहुत सिंपल वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आपके इमोशंस को या किसी भी चीज़ को एक्साइट करना, उसको पुश करना, ये मतलब होता है स्टिमुलस का। जैसे मान लो एग्जांपल आपको देता हूँ, आप कोई रोमांटिक मूवी देख रहे हो जिसमें कोई सैड सीन आता है या कोई भी रोमांटिक सीन आता है, आपको अपने स्कूल के दिनों की याद आ जाती है, अपने कॉलेज के दिनों की याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपके अरमान सोए होते हैं ना, आपके जो इमोशंस सोए हुए थे, उस मूवी को देखे वो ना स्टिमुलेट हो गए हैं, वो एक्साइट हो गए हैं। यही मतलब होता है स्टिमुलस का। जब कोई चीज बहुत बॉटम में होती है, सो चुकी होती है, परफॉर्म नहीं कर रही होती है, उसको एक्साइट करने की बात करते हैं। यहां पे हम इसको, इसी टर्म को हम लोग इकोनॉमी के टर्म में भी यूज करते हैं। देखिए कोविड 19 की वजह से इंडिया की इकोनॉमी के अरमान भी बेचारी के सोए हुए हैं, है ना। जीडीपी ऑल टाइम लो है, प्रोड्यूस कुछ हो नहीं रहा है, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, काम धंधा है नहीं। तो हमारी इकोनॉमी जो ये सो गई है, इसको एक्साइट करने के लिए, इसको स्टिमुलेट करने के लिए सरकार की तरफ से जो इकोनॉमी की के अंदर जो पैसा डाला जाता है, जो इजी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसे कहा जाता है स्टिमुलस। स्टिमुलस के दौरान सरकार क्या करती है? पैसा मार्केट के अंदर डालती है, इंटरेस्ट रेट कम करती है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करती है, सरकार ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करने की कोशिश करती है। क्योंकि ये चीजें करने से ना इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ती है। इसे कहा जाता है इकोनॉमिक स्टिमुलस। तो आपको स्टिमुलस का एक मतलब समझ में होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इकोनॉमी की टर्म है, बहुत बार इसको यूज करते हैं। जब जब इकोनॉमी डाउन आती है तब तक ये स्टिमुलस वर्ड आपको सुनाई देगा। इस बार भी सरकार ने ऐसा ही किया है, एक स्टिमुलस पैकेज दिया है सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स को। सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो किया गया है हेल्थ सेक्टर पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। टूरिज्म के ऊपर भी फोकस किया है और स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्री हैं उसके ऊपर भी फोकस किया है। देखिए हमारे पास एक स्कीम है जिसे कहा जाता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसके थ्रू हम जो स्मॉल मीडियम फर्म होती है ना, उनको लोन देते हैं, सस्ते में लोन देते हैं। इसके अंदर भी सरकार ने 3 लाख करोड़ से 4.5 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पैकेज दिया है। यानी कि अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सस्ते में लोन मिल जाएगा, और जब उनको सस्ते में लोन मिलेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो इसे कहा जाता है स्टिमुलस पैकेज। आप अलग अलग देख सकते हो, अलग अलग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में भी हम लोगों ने कुछ दिया है ना। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी में भी हम लोगों ने कुछ दिया है, ट्रैवल एजेंसी को भी हम लोगों ने कुछ दिया है। तो ये स्टिमुलस पैकेज आप यहाँ पे अलग अलग देख सकते हो, लेकिन ये अलग हर चीज के लिए डिटेल याद करना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको स्टिमुलस का मतलब पता होना चाहिए, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है, स्टिमुलस क्यों देते हैं और स्टिमुलस का इंपैक्ट क्या होता है, ये आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। हर सेक्टर वाइज आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, वो जम्मू अटैक के बारे में ही अगला आर्टिकल है, ड्रोन के थ्रू अटैक हुआ था, है ना, सबको पता है। इसके बारे में एक एडिटोरियल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसको अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं, एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो आप एडिटोरियल वाला वीडियो भी जरूर देखें। वैसे तो वीडियो लंबा होता है, आधे पौने घंटे का हमारा वीडियो होता है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे आपको जाना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, उन चैप्टर पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर न्यूज देख सकते हो, ठीक है। चलिए एक बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टर्स की बात करते हैं। देखिए जो पीएसयूज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं। अब जैसे कि मूवी को एक डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, एक मूवी को डायरेक्टर बनाता है, ऐसे ही पीएसयूज के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन लिए जाते हैं डायरेक्टर्स के थ्रू, है ना। कि कंपनी को कहां इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, क्या नई प्रोडक्शन बनानी है, किसको टेक ओवर करना है, सब कुछ डायरेक्टर करते हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर में ये रूल है, कंपनीज एक्ट के अंदर ये रूल है कि किसी भी कंपनी के अंदर 1/3 वो जो डायरेक्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होते हैं जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, जो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये वो डायरेक्टर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की प्लानिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कंपनी की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में इंपैक्ट करते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बनाया क्यों जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है ताकि कंपनी के जो दूसरे फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं उनके काम के ऊपर नजर रख सकें, वो करप्शन ना कर सके, फ्रॉड ना कर सके, गलत एक्टिविटी ना कर सके। क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, मतलब सरकारी कंपनियां होती हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अलग से बाहर से अपॉइंट किया जाता है ताकि उनके ऊपर नजर रख सकें। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की जो प्रोसीजर है वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो कोई भी सरकार आती है वो क्या करती है ना, अपने चेले चपाटों को डायरेक्टर बना देती है।
उनको काम धंधा मिल जाता है, उनको पावर मिल जाती है। तो रिसेंटली जो है एक सर्वे किया गया, एक स्टडी किया गया, और ये पाया गया कि जो महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, महारत्ना कंपनी सबसे बड़ी कंपनीज होती है, उसके बाद नवरत्ना और मिनी रत्ना, भैया इनके अंदर जो 172 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उनमें से 98 डायरेक्टर वो कहीं ना कहीं बीजेपी से रिलेटेड हैं। यही सेम प्रॉब्लम पिछली सरकार में हुई थी जो कांग्रेस से रिलेटेड थे। तो समझ रहे हो आप, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो तो आपको भैया काम धंधा मिलता रहेगा, आपको इंडिपेंडेंट, जनरली जो आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उनका जो लीनिएज होता है, उनके क्लोज होते हैं, तो वो उनको डायरेक्टर बना देते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बना देते हैं। बढ़िया उनको सैलरी मिलती है, बढ़िया उनको पर्क्स मिलते हैं, पावर मिलती है और एंजॉय करते हैं, करना धरना कुछ है नहीं और फायदा ही फायदा। तो ये एक तरह का फ्रॉड है, ये एक तरह का फ्रॉड है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आप लोग इस तरह से अपॉइंट कर रहे हो, पॉलिटिकल लाइंस पे कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी काबिलियत के ऊपर, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर उनका सिलेक्शन होना चाहिए। तो इस एडिटोरियल को आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, डेफिनेटली इसके बारे में कुछ ना कुछ एडिटोरियल कुछ दिन में आने ही वाला है, क्योंकि सीरियस इशू है। चलिए ठीक है, अगली न्यूज वो ट्विटर को लेके ही है। देखिए रोज ट्विटर को लेके न्यूज आती है दोस्तों। देखिए ट्विटर हो या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, कोई भी इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है जिसे कहा जाता है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं, इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कंटेंट होता है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराते हैं। इसलिए मान लो आपने कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट फेसबुक पे डाल दिया, तो सरकार फेसबुक का गला नहीं पकड़ सकती। फेसबुक क्योंकि एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है, इसको कहा जाता है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। यह प्रोटेक्शन ट्विटर से ले ली गई है। मतलब फ्यूचर में अगर ट्विटर के ऊपर कोई गंदा कंटेंट, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, पोर्नोग्राफी कंटेंट डालता है तो ट्विटर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वाई? क्योंकि यह प्रोटेक्शन हटा दी गई है अंडर न्यू रूल्स। क्योंकि नए रूल के अंदर जो है 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करना था, ग्रीवेंस ऑफिसर्स को, नोडल ऑफिसर को, एक कंप्लायंस ऑफिसर को, जिसको ट्विटर ने नहीं किया। इसलिए सरकार ने बोला कि तुम मेरी नहीं मानते हो, चलो भागो फिर यहां से, मैं भी तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा। तो बस यही खेल चल रहा है ट्विटर को लेके। ठीक है, ट्विटर कह रहा है मुझे थोड़ा टाइम दे दो, सरकार कह रही है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो जल्दीबाजी में हूं। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है चलिए अगली न्यूज हम लोग क्या करने वाले हैं। द नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू डू इज फ्रॉम द एडिटोरियल सेक्शन। ड्रोन रेस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में अटैक हुआ है ना, ड्रोन के थ्रू अटैक हुआ, सीरियस अटैक हुआ है ना। मतलब वैसे सीरियस नहीं है, ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई, 2-3 सैनिक हमारे घायल हुए, लेकिन वैसे सीरियस है क्योंकि ये बिल्कुल नई टेरिटरी है। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ड्रोन के थ्रू भी अटैक हो जाएगा। हमने सोचा था कि मिसाइल के थ्रू अटैक होगा, वो लोग AK-47 लेके आएंगे, वो सब सोचा था, साइबर थ्रेट भी सोचा था, लेकिन ड्रोन के थ्रू डायरेक्ट वो आपके ऊपर से ही कुछ बम डाल देंगे। भैया ये तो बहुत ही रिसेंट एक और बहुत ही नई चीज है। तो ये जो रिसेंट अटैक हुआ है इसको लेके थोड़ा सा एडिटोरियल है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी छोटी छोटी बातें कर रखी हैं। देखिए ये ड्रोन अटैक हुआ है, पॉसिबली या तो ये चाइना के थ्रू, मतलब चाइना से ड्रोन खरीदे गए हैं। देखिए पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ड्रोन बना देगा। ठीक है, या तो उन्होंने वो चाइना से खरीदे हुए हैं या फिर टर्की से खरीदे, टर्की। ठीक है, टर्की भैया इंडिया का दोस्त नहीं है। टर्की इज वेरी वेरी क्लोज टू पाकिस्तान। टर्की इज वेरी मच अगेंस्ट टू इजराइल, और इंडिया इजराइल का दोस्त है। तो दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन होता है। तो इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है और टर्की जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है। तो चाइना और टर्की का और इंडिया का कोई खास रिलेशनशिप नहीं है। कश्मीर के मामले में भी टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और टर्की के पास भी ये ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी हो सकता है इन दोनों कंट्री से ही आई हो। देखिए यार ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी है ना, बड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि ड्रोन जो है वो मेजरली प्लास्टिक के बने होते हैं, तो आप इनको डिटेक्ट करना ईजी नहीं है। ऊपर से बहुत ही लो एटीट्यूड पे उड़ते हैं, मतलब 100 फीट 50 फीट पे उड़ते हैं, समझ रहे हो, और इतनी फीट पे रडार वगैरह इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये बात हो गई। डीआरडीओ ने भी कई बार अनाउंस किया है कि वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अभी तो कोई बहुत कंक्रीट ड्रोन टेक्नोलॉजी हम लोग नहीं बना पाए हैं। काम इसके ऊपर चल रहा है। ड्रोन को कई सारी चीजों में यूज किया जाता है, रिकन्नेसेंस के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब जैसे अटैक करने से पहले आप किसी एरिया की छानबीन करते हो, है ना, वहां पे क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, कहां से आना चाहिए जाना चाहिए, वो सारे उसको बोलते हैं रिकन्नेसेंस और ऑब्जर्वेशन। ये ड्रोन के द्वारा की जा सकती है, आराम से की जा सकती है। ठीक है, छोटे छोटे पेलोड्स, मतलब छोटे छोटे हथियार,
छोटे छोटे ड्रग्स भी आ सकती है यहाँ पे, और छोटे छोटे वेपन्स इसके थ्रू किए जा सकते हैं। पास्ट में भी, पिछले 2-3 साल पहले भी, अभी भी कई बार एलओसी के ऊपर इस तरह के ड्रोन को पकड़ा गया है, जब वो टेररिस्ट लोगों को AK-47 या हथियार वगैरह उनको प्रोवाइड करवा रहे थे। ठीक है, ये किया जा सकता है, क्योंकि 1 से लेके 25 केजी तक का पेलोड ये लेके जा सकते हैं आज के समय में। ठीक है, और चिट्ठी वगैरह पहुंचानी होती है, कहीं मैसेज पहुंचाना होता है तो वो भी पहुंचा सकते हैं। तो बड़ी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इसको डिटेक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है, तो वो थोड़ा सा देखने वाला रहेगा। ठीक है, देखो कुछ नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया को डेवलप करनी पड़ेगी, खासकर जो इंडिया के जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हैं वहां पे इंडिया वाले कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जैसे जैमर लगा सकते हैं। अगर ड्रोन आपके एरिया में आएगा तो वो पहले ही जाम हो जाएगा। आप रडार, इस तरह के छोटे छोटे रडार बना सकते हो, तो कम हाइट वाले ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। लेजर टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे लेजर के थ्रू उनको मार गिराया, वो सारी की सारी चीजें। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी भैया नई टेक्नोलॉजी है, इंडिया अभी इसमें ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया नहीं है। लेट्स होप कि फ्यूचर में हम इसमें कुछ अच्छी चीजें करें। ठीक है, और इस तरह के अटैक अगर इंडिया में होते हैं तो उनको भी दूर किया जा सके। एक एडिटोरियल मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये चाइना के बारे में और इंडिया के बारे में। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप 1 मिनट वेट कीजिए, तब तक हम एक आध न्यूज़ और देख लेते हैं, क्योंकि हम सबसे एंड में करेंगे इसको। चलिए, अगली न्यूज़ हम करने वाले हैं डेल्टा प्लस के बारे में। डेल्टा प्लस नाम बड़ा सुनने में खतरनाक है, क्योंकि इसका जो डेल्टा है ना वो भी भैया बहुत खतरनाक है। आज के समय में दुनिया में डेल्टा वेरिएंट इज द मोस्ट डोमिनेंट वेरिएंट। इंडिया में जो सेकंड वेव आया है, इसकी धूम भी डेल्टा वेरिएंट ने ही मचाई है। यूके हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे रशिया हो, चाहे जो मर्जी कंट्री हो, डेल्टा वेरिएंट हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वाई? बिकॉज ये ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है, और इसके सिम्टम्स भी सीरियस होते हैं। इसलिए डेल्टा वेरिएंट जो है चिंता का विषय है। डेल्टा से हम लोग निपटे भी नहीं थे कि डेल्टा प्लस आ गया। डेल्टा प्लस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, डेल्टा जो वेरिएंट है उसको बोला जाता है B1.617.2, और डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है इसको बोला जाता है AY1 और AY2। ये नाम आप याद रख लेना। ठीक है, इसके अंदर जो म्यूटेशन हुआ है वो हुआ है K417N। दिस इज द नेम ऑफ द म्यूटेशन। देखिए, वायरस क्या होता है, वो ना इस तरह से उसके अंदर RNA होता है ना। उसका जो सेल्स होते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर DNA और RNA होता है ना। अगर आप DNA RNA के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर देते हो तो पूरा बॉडी चेंज हो जाता है, पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ऐसे ही वायरस के अंदर इस तरह से RNA होता है, इसके अंदर इस तरह से कुछ वो लगी होती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं, इनके अंदर अगर चेंज हो जाता है तो पूरे वायरस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और जब एक वायरस की प्रॉपर्टी चेंज होती है, नया वायरस क्रिएट होता है रिप्रोडक्शन के बाद, उसे ही कहा जाता है वेरिएंट। तो नए नए वेरिएंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कुछ ज्यादा डेंजरस होते हैं, कुछ कम डेंजरस होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। इसी तरह की म्यूटेशन पहले साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के अंदर भी देखी गई है, जिसे कहा जाता है बीटा वेरिएंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेल्टा के अंदर ही ये वेरिएंट है, तो नया नहीं है। कहां कहां पे इसको देखा गया है, देखिए कई सारी कंट्री में डेल्टा वेरिएंट जो है डिटेक्ट किया गया है। ठीक है, कनाडा में, जर्मनी में, रशिया में, इंडिया में भी किया गया है, पोलैंड में, नेपाल में, स्विट्जरलैंड, पोर्तुगल और जापान और अमेरिका के अंदर भी डेल्टा प्लस के केसेस आए हैं, तो इसको वहां पे भी डिटेक्ट किया गया है। ये कंसर्न का विषय है कि नहीं है, ये है। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि सीरियसनेस के मामले में 2 तरह के वायरस होते हैं, एक होता है वायरस ऑफ कंसर्न, एक होता है वायरस ऑफ इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट वाला होता है ये ज्यादा सीरियस नहीं होता, लेकिन जो वायरस ऑफ कंसर्न होता है वो सीरियस होता है। डेल्टा जो वायरस है, डेल्टा जो वेरिएंट है वो वायरस ऑफ कंसर्न है, और डेल्टा प्लस इंडिया ने इसको वायरस जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है, लेकिन WHO ने इसको अभी नहीं किया है। ठीक है, इसकी स्प्रेडिंग के बारे में अगर बात करें तो देखिए वायरस का जो कितना स्प्रेड होगा नहीं होगा, इसको करने के लिए बहुत लार्ज स्केल पे आपको डेटा चाहिए। अभी तक उतना डेटा हम लोग क्लियर अभी नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए ये डेल्टा वेरिएंट जो है डेल्टा प्लस कितना ज्यादा खतरनाक होगा कि नहीं होगा, ज्यादा ट्रांसमिसेबल होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग अभी पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि हमें और ज्यादा सैंपल्स की रिक्वायरमेंट है। इंडिया में जो इंसाकोग है, ये जो है 28 लेबोरेटरीज हैं इंडिया के अंदर टोटल, ये जीनोम सैंपलिंग का काम करते हैं। अभी इन्होंने कहा है कि अभी देखिए हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो अगले 2-3 हफ्ते लगेगा अभी और हम लोगों को चेक करने में। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन हम यही प्रे कर सकते हैं कि भगवान करे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा सीरियस ना हो। वैक्सीनेशन जो हम लोग करवाते हैं, क्या वो इसके अगेंस्ट में काम करती है कि नहीं करती है? आइडियली इंडिया में अभी क्या है, 19% जनता को, 19% पॉपुलेशन को पहली डोज मिल चुकी है, और 4% पॉपुलेशन को दोनों डोज मिल चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर जो है सीनियर सिटीजन है, या 45 प्लस भी कह सकते हो। ठीक है,
डेल्टा प्लस के अगेंस्ट में ये वैक्सीन काम करेंगी कि नहीं करेंगी, वी आर नॉट श्योर। डेल्टा के लिए काम करती हैं, डेफिनेटली करती हैं। जो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, दोनों काम करती हैं डेल्टा के लिए। डेल्टा प्लस वाले में भी डेटा और ज्यादा कलेक्ट करना जरूरी है। तो देखिए, खुदा ना खास्ता डेल्टा प्लस वेरिएंट अगर और ज्यादा खतरनाक हुआ तो हम इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। डबल मास्क लगाने की जरूरत है। अरे लोग इंडिया में एक ही नहीं लगा रहे हैं, डबल कैसे लगाएंगे। इंडिया में सेकंड वेव इतनी ज्यादा खतरनाक होने का यह भी सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों ने कोविड वाले एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर था उसको फॉलो नहीं किया, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। कल मैं मार्केट में गया था, किसी ने मास्क लगा ही नहीं रखा, एक भी आदमी ने। इवन मैंने मास्क लगा रखा तो लोग मेरी तरह अजीब तरीके से देख रहे थे, जैसे कोई एलियन आ गया हो। शर्म आती है भाई लोगों को मास्क लगाने में। तो इसका सॉल्यूशन यही है, डेल्टा प्लस अगर ना फैले भैया डबल मास्क लगाओ। सिंगल मास्क से अभी काम नहीं चलने वाला है। बार बार हैंड सैनिटाइज करो, अपने आप से लोगों से डिस्टेंस बना के रखो, और वैक्सीनेशन जरूर लगवाओ यार, ठीक है। ये सारे के सारे सॉल्यूशन है। अगर आप ये सब बिहेव करोगे तो थर्ड वेव को शायद आने से हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। अगली जो न्यूज आती है वो आती है दुनियादारी से। दुनियादारी में देखिए, चाइना और रशिया, भैया आजकल दोनों मित्र बन गए हैं, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है। वो कौन है? अमेरिका और अमेरिका के दोस्त। तो वैसे तो रशिया और चाइना के कोई खास रिलेशनशिप नहीं है हिस्टोरिकली, इनके बीच में लड़ाइयां भी हो चुकी हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट अभी भी हैं, लेकिन दुश्मन से लड़ने के लिए इन्होंने अपने छोटे छोटे डिफरेंसेस को अभी भुला दिया है। तो 20 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी की है भैया इन्होंने, 20 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी की है। और मतलब अगर फ्यूचर में कोई भी अमेरिका के साथ इनके साथ कोई पंगा लेगा तो ये डेफिनेटली दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। देखिए चाइना वैसे, रशिया वैसे इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस डील हम लोग करते हैं। इंडिया में आज भी 60 to 70% इंडिया का जितना भी वेपन है भैया वो रशिया से आया है कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी पिछले कुछ 8-10 साल से हम लोग फ्रांस से या इजराइल से खरीदना शुरू किया है, अदरवाइज रशिया इज आवर क्लोज अलाई, ठीक है। 1971 के वॉर में भी और 65 के वॉर में भी रशिया ने इंडिया का ही साथ दिया। लेकिन आजकल क्योंकि अमेरिका यूरोप के और अमेरिका के क्लोज जा रहा है, तो रशिया चाइना के क्लोज में आ रहा है। इवन पाकिस्तान भी चाइना के रशिया के क्लोज में आ रहा है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। चलिए, डॉक्टर रेड्डी ने और डीआरडीओ ने मिलकर एक ड्रग्स बनाया था, मतलब एक दवाई बनाई थी जिसे कहा गया था 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे 2DG कहा जाता है। देखिए ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये एक ड्रग है, दवाई है, बीमार होने के बाद जो है दी जाती है। जो कोविड के पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको थोड़ा बहुत ये दूर कर देती है। ये दवाई बनाई गई थी। इस दवाई का प्राइस रखा गया है 990 रुपए। एक पाउच में आता है, एक पाउडर जैसा होता है, ठीक है, वो दिया गया है। बस इसी के बारे में थोड़ी सी न्यूज़ है। दिक्कत थोड़ी सी ये है कि कुछ लोग ना इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि इस दवाई के प्रॉपरली जो है सैंपल्स नहीं लिए गए हैं, प्रॉपर ट्रायल नहीं किया गया है। तो एक कमेटी बनी थी जिसे कहा जाता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी। इस कमेटी ने भी इसको क्रिटिसाइज किया था और यह कहा था कि ह्यूमन टेस्टिंग के बिना ही इसको परमिशन दे दी गई है सरकार के द्वारा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको लेके प्रॉब्लमेटिक है। आप इस एडिटोरियल को थोड़ा पढ़ सकते हो, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ी सी बस यही न्यूज़ था यहाँ पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं एडिटोरियल के बारे में। एंगेजिंग विद द वर्ल्ड, एंगेजिंग द वर्ल्ड लाइक चाइना। देखिए चाहे चाइना हमारा दुश्मन हो, लेकिन चाइना से इंडिया को कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए। एक समय पे चाइना और इंडिया बिल्कुल एक साथ हुआ करते थे, मतलब उनकी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बिल्कुल सेम हुआ करती थी। इवन 1990s तक इंडिया चाइना से आगे हुआ करता था, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे इकोनॉमी हो। लेकिन पिछले 30 साल में चाइना इंडिया को से बहुत आगे चला गया है दोस्तों। चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 5-6 गुना ज्यादा है। चाइना जो है इंडिया से 3 से 4 गुना ज्यादा डिफेंस पे खर्चा करता है। इतने कम समय में चाइना कहां से कहां पहुंच गया और हम वहीं के वहीं रह गए। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस हमने भी काफी की है, बट स्टिल एज कंपेयर टू चाइना। तो आज जो है वो चाइना के बारे में ही जो है एनालिसिस गई है बाय मिस्टर सी राजा मोहन, ठीक है। चलिए तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली चाइना और इंडिया के बीच में डिफरेंस है वो हम लोगों ने देख लिया है। 100 साल पहले, मतलब 1920s के आसपास इंडिया और चाइना ने एक साथ शुरुआत की थी। पॉलिटिकली हम लोग बात कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 1985 में बनाई गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1921 में बनाई गई थी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में बनाई गई थी। तो मूवमेंट वहां से स्टार्ट हो गया था।
उसके बावजूद भी इंडिया जो है वो पीछे रह गया। इसके लिए हमें चाइना को समझना पड़ेगा कि चाइना इतना आगे क्यों गया है, ऐसे कौन कौन सी स्टेज रही हैं चाइना के अंदर कि चाइना यहां तक पहुंच गया। चलिए पहली स्टेज से शुरुआत करते हैं। पहली स्टेज स्टार्ट होती है, देखिए 1949 में चाइना आजाद हुआ था एक तरह से, ठीक है। तो पहली स्टेज वो उसकी आजादी से पहले स्टार्ट होती है, और इंडिया के साथ रिलेशनशिप इसको हम डिस्कस करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने चाइना को 1924 में विजिट किया था, और वहां पे जाके उन्होंने जो लेक्चर दिया था उसमें कहा गया था कि एशिया को एक स्पिरिचुअल हब बनना चाहिए, मतलब शांति का पाठ पढ़ाएं, रिलीजियन की तरफ जाएं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, समझ रहे हो। और उस टाइम पे वहां पे क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो स्पिरिचुअलिटी पे फोकस नहीं कर रही थी, वैसे भी कम्युनिस्ट लोग स्पिरिचुअलिटी पे फोकस नहीं करते, दे डू नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअल थिंग्स एंड रिलीजन एज वेल। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जहां के जाके वो बोला तो उनको वो बात हजम नहीं हुई, पहली बात तो ये। नेहरू जी ने भी 1927 में चाइना की यात्रा की, मतलब चाइना की यात्रा नहीं की थी, ब्रुसेल्स में वो लोग मिले थे। उस टाइम पे चाइना और इंडिया के पास एक कॉमन ग्राउंड था, मतलब ये दोनों कंट्री ब्रिटेन से दुखी थे, जो कॉलोनियल पावर होता है। तो दोनों लोगों ने आपस में प्रोमिस किया कि हम लोग इन कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में लड़ेंगे। लेकिन फिर शुरू हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया जो है वो ब्रिटेन की साइड में था, और चाइना जो है वो जापान के साथ लड़ रहा था। तो दोनों के रास्ते यहां पे अलग अलग हो गए। तो आजादी से पहले ही, मतलब 1949, मतलब चाइना की आजादी की बात कर रहा हूं, उससे पहले ही इंडिया और चाइना के रास्ते अलग अलग थे। लेकिन जब चाइना आजाद हुआ तो इंडिया को लगा कि ये तो मेरे लिए मौका है अपने पड़ोस में शांति बहाल करने का, है ना। दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एस्टेब्लिश पीसफुल रिलेशनशिप विद चाइना। तो इंडिया को ऐसा लगा। तो अमेरिका और चाइना, अमेरिका चाइना के अगेंस्ट में था, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, अमेरिका जो है कैपिटलिस्ट कंट्री है, और इंडिया जो है वो भैया वो अमेरिका के अगेंस्ट में चला गया चाइना को लेके। इंडिया वाज अगेंस्ट अमेरिका बिकॉज अमेरिका वाज अगेंस्ट चाइना, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि दुनिया में एक ही सिंगल पावर हो, अमेरिका। तो इंडिया जो है वो अमेरिका अगेंस्ट में चले गया। लेकिन बाद में चीजें उल्टी हो गई। शुरू में चाइना और रशिया जो है वो आपस में फ्रेंड हुआ करते थे, क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं। लेकिन बाद में चाइना जो है वो रशिया के अगेंस्ट में हो गया, और जब चाइना रशिया के अगेंस्ट में हुआ तो इंडिया भी जो है चाइना के अगेंस्ट में हो गया, क्योंकि इंडिया और रशिया जो है वो क्लोज हैं। तो इंडिया चला गया रशिया के साथ, और बाद में चाइना चला गया यूएसए के साथ। वाई? बिकॉज बाद में रशिया और अमेरिका जो है वो अपोजिट हो गए। तो चाइना चला गया इंडिया चला गया रशिया के साथ, चाइना चला गया अमेरिका के साथ। तो यहां पे भी दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, है ना। दोनों ने अलग अलग पार्टी को सपोर्ट किया। उसके बाद आए वहां के जो प्रीमियर हैं डेन जिनपिंग। डेन जिनपिंग से पहले वहां पे था माओ थे वहां पे। माओ जो है वो कल्चरल रिवॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन डेन जियोंग ने जो है वो इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कंट्री में डोमेस्टिक डेवलपमेंट करूंगा, अपनी कंट्री में खूब सारी प्रोडक्शन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर चाइना दुनियादारी के अंदर झगड़ता रहेगा तो चाइना अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। तो चाइना ने दूसरी कंट्रीज के साथ जो है पीसफुल रिलेशनशिप बनाया और अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज के ऊपर फोकस किया। तिब्बत वाले इशू में भी जो है उसने पीस कायम की, इंडिया के साथ जो है पीस कायम की, वो सारी सारी चीजें हुई। और अमेरिका को, चाइना को सॉरी, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है एक्सपेंड किया वेस्ट के साथ। किसके साथ? वेस्ट के साथ। वैसे भी चाइना और अमेरिका जो है वो दोस्त हुआ करते थे ना, दोस्त हुआ करते थे। रशिया तो अगेंस्ट हुआ करता था। तो अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज ने चाइना के अंदर इन्वेस्ट किया, चाइना में खूब सारा प्रोडक्शन हुआ, चाइना की जीडीपी ग्रोथ हुआ। लेकिन ऐसा ही होता ना, धीरे धीरे जो सांप होता है, आप सांप को पालते हो, उसको दूध पिलाते हो, उसकी सेवा करते हो, लेकिन वही सांप बड़ा होने के बाद आपको ही आंख दिखाने लगता है, ऐसा कुछ हुआ। तो अमेरिका की हेल्प से और यूरोप की हेल्प से चाइना ने ग्रो किया। लेकिन धीरे धीरे चाइना जब इतना ग्रोथ होने लगा तो उसको रियलाइज हुआ कि मेरी असली पावर क्या है ना। मतलब अपनी पहचान, अपनी पावर पहचान हनुमान, तो इसको हनुमान जैसा फीलिंग आया, अपनी पावर वो भूल गया था। लेकिन जब 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, चीजें बदलनी स्टार्ट हो गई। अमेरिका और वेस्टर्न पावर उनका डिक्लाइन शुरू हो गया और चाइना का राइज शुरू हो गया। तो माओ ने, जिसने अमेरिका को और जिसने चाइना को खड़ा होना सिखाया, डेंग ने चाइना को अमीर बनाया, इकोनॉमी ग्रो किया, और जिनपिंग भाई साहब ने चाइना को वर्ल्ड पावर बनाने का ठेका ले लिया है।
ये 3 लीडर हैं चाइना में, तीनों की पॉलिसीज अलग अलग हैं। माओ ने इंटरनेशनल प्रेशर के सामने खड़ा होना सिखाया चाइना को, डेन ने चाइना को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया, और जिनपिंग जो है चाइना को वर्ल्ड पावर बनाना चाहते हैं। और आंख दिखा रहा है किसको? यूएसए को आंख दिखा रहा है। जिनपिंग के अंदर देखिए, पहले चाइना ना शांत रहा करता था, शांति से काम करता था, लेकिन अग्रेसिव हो गया, अभी वो असर्टिव हो गया है। आप देख सकते हो लद्दाख में, फिलीपींस में, साउथ चाइना सी में, हर जगह चाइना पंगे ले रहा है, क्योंकि चाइना को भी पता है कि वो इस पोजीशन में है, पंगा ले सकता है। पहले उसको नहीं पता था, आराम से चुपचाप अपनी जीडीपी ग्रो कर रहा था, लेकिन जैसे ही मौका मिला उसने कहा कि मैं दुनिया को यूएसए का अल्टरनेटिव प्रोवाइड करा सकता हूं, आप मेरे पास आइए, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा, पैसा चाहिए मेरे से ले लो। इस तरह की चीजें स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो 1950s में इंडिया और चाइना एक साथ हुआ करते थे, उसके बाद दोनों में सिचुएशन खराब हो गई, और आज के समय में हिमालय वाले रीजन में और इंडियन ओशन में चाइना इंडिया को आंख दिखा रहा है। लद्दाख वाला इशू सबको पता है। आज के समय में चाइना की जीडीपी इंडिया से 5 गुना ज्यादा है, और डिफेंस पे इंडिया से 3 गुना ज्यादा खर्च करता है। क्यों? क्योंकि चाइना ने प्रैग्मेटिक व्यू को अपनाया। प्रैग्मेटिक व्यू का मतलब होता है प्रैक्टिकल व्यू, प्रैक्टिकल मेथड के थ्रू गए। 1950s में चाइना रशिया के क्लोज हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पर उसको रशिया की जरूरत थी। 1960s में वो यूएसए के क्लोज हो गया, क्योंकि उसको यूएसए की जरूरत थी। इसे कहा जाता है प्रैग्मेटिक व्यू, मतलब जहां मौका मिले उसी के साथ हो जाओ, समय की मांग को समझो भैया, समय की मांग को समझो। और यूएसए से इकोनॉमिक इंटरेक्शन का ये बेनिफिट हुआ अमेरिका को, रशिया को, कि चाइना को, कि चाइना सुपर पावर बन गया। इंडिया वो रशिया के क्लोज में रह गया, रशिया की इकोनॉमी जो है नीचे गिरती चली गई, और इसलिए इंडिया के साथ उसका इंटरेक्शन भी ज्यादा नहीं हो पाया। यूएसए जो है वो ग्रो करता गया, और जब यूएसए ने ग्रो किया तो चाइना ने भी ग्रो किया। आज भी चाइना के अंदर जो मेजर कंपनीज हैं, वो उनके अंदर इनिशियली अमेरिका की इन्वेस्टमेंट ही रही है। तो अमेरिका का फ्रेंड होने का चाइना को ये बेनिफिट हुआ। आज भले वो आंख दिखा रहा हो, लेकिन अमेरिका की जो, चाइना की जो प्रोग्रेस है, उसका बहुत सारा क्रेडिट अमेरिका और अमेरिका के फ्रेंड्स को ही जाता है। ठीक है, इंडिया भैया प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, इंडिया स्पिरिचुअलिटी में ही घुसा रहा। हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील वगैरह वो सब मेंशन किया हुआ है, उसी के अंदर घुसा रहा। इंडिया ने चाइना के इंटेंशन को समझा ही नहीं, इसलिए तो 62 में वॉर हुआ। हमें लगा रे चाइना है हमारा दोस्त है, हिंदी चीनी भाई भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, तिब्बत को मैंने ओनली चाइना का पार्ट मान लिया है, तो अब चाइना को मुझसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाइना जो है वो प्रैक्टिकल नहीं रहा, इंडिया सॉरी, चाइना तो प्रैक्टिकल था ही। इंडिया ने ज्यादा फोकस इंटरनेशनलिज्म पे किया रादर देन डोमेस्टिक इश्यूज, है ना। हम यूनाइटेड नेशन को ज्यादा फोकस करने लगे, है ना, वर्ल्ड में जो ग्रुपिंग्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे, लेकिन इंडिया ये समझ ही नहीं पाया कि पहले अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करो, इंटरनेशनल हेल्प तो बाद में मिलेगा। वो इंडिया को दिक्कत हो गई। इंडिया चाइना से यही लेसन ले सकता है कि पहले अपनी डोमेस्टिक इश्यूज पे फोकस करो, इंडिया की जीडीपी को ग्रो करो, और इंडिया के जो सोशल सेक्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस करो। एक बार जब इंडिया इस पोजीशन में आ जाएगा, उसके बाद आप इंटरनेशनली फोकस कर सकते हो। ठीक है, ये जो है ये पूरे इस एडिटोरियल का निचोड़ है कि ये चीजें हम चाइना से सीख सकते हैं। अपनी जीडीपी को बढ़ाओ, अपने यहाँ पे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको लिबरल करो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आओ, टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, इनोवेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, अपने दोस्तों को पहचानो, दुश्मन को पहचानो, प्रैक्टिकल जो है दुनिया में जियो, है ना। तब जाके जो है आप चाइना के जैसे सुपर पावर बन सकते हो। हमें चाइना की कॉपी नहीं करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है चाइना में, लेकिन चाइना की जो अच्छी चीजें हैं ना, उनसे हम डेफिनेटली सीख सकते हैं, इंडिया के लिए एक लेसन। ठीक है, बस यही था आज का एडिटोरियल, यही था आज का न्यूज़पेपर। आप हमारे साथ बने रहिए, रोज एनालिसिस देखें, दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। आप हमारे साथ फेसबुक और सब जगह पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इंस्टा पे सब जगह जुड़ सकते हो। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। जय हिंद।